डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। आज की इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत का जो अगला चैप्टर है उत्तर मुगल काल, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो इसे जानने के पहले सबसे पहले क्या आप लोग को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए देखते हैं उत्तर मुगल काल। तो उत्तर मुगल काल जो है इसका शासनकाल कब से कब तक होता है? तो उत्तर मुगल काल का जो समय है वो 1707 से 1857 ईस्वी तक है। 1707 में क्या होता है कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो उत्तर मुगल काल को समझने से पहले क्या करना होगा कि इसके पहले यानी प्रारंभिक जो मुगल काल है उसके बारे में पहले हम लोग उस पर एक नज़र डालना जरूरी है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले प्रारंभिक मुगल काल। प्रारंभिक मुगल काल। तो प्रारंभिक मुगल काल जो है ये सबसे पहले जो है ना मुगल काल की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन होता है, यानी सब मुगल काल का ये मुगल वंश का जो सबसे पहला जो शासक है वो कौन है? तो उसका नाम है बाबर। ठीक है, इसका नाम बाबर है। इसका शासनकाल कब से कब तक होता है? तो ये जो है 1526 ईस्वी में पानीपत के जो युद्ध होता है, तो पानीपत के युद्ध के उपरांत क्या करता है? 1526 ईस्वी ही मुगल वंश की स्थापना करता है। 1526 ईस्वी में इसका शासनकाल कब से कब तक चलता है? तो 1530 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, यानी इससे एक क्वेश्चन क्या होगा कि मुगल वंश की स्थापना करने वाला कौन था? बाबर। या मुगल वंश का सबसे पहला शासक कौन था? बाबर। अब बाबर के बाद जो दूसरा शासक आता है उसका नाम है हुमायूं। ठीक है, हुमायूं। अब हुमायूं जो है इसका शासनकाल कब से कब तक चलता है? तो 1530 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक। अब इसका शासनकाल जो है सो दो खंडों में बटा हुआ है, इसे ध्यान से समझना है। ये इसका शासनकाल दो खंड में कैसे है? तो एक 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक और एक है 1540 ईस्वी से 1555 ईस्वी तक। अब यहाँ पर ये समझना है कि 1530 से 40 तक ये राजगद्दी पर शासन करता है। ठीक है, और 1540 से 55 तक क्या है कि 1540 में जो है ना ये भारत से निर्वासित होकर के दूसरे जगह चला जाता है। ये 1555 ईस्वी तक। अब फिर है 1556 ईस्वी में वापस आता है। तो इसके शासनकाल को कब से कब तक माना जाता है? 1530 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक। अब जो है तीसरा जो है बाबर के बाद जो हुमायूं है, हुमायूं के बाद फिर कौन आ रहा है? अकबर। ठीक है ना। अकबर का शासनकाल कब से कब तक चलता है? तो 1556 ईस्वी में इसका समाप्त हो जाता है। तो 1556 ईस्वी से इसका चलता है 1605 ईस्वी तक। ठीक है, इसके बाद फिर आता है अकबर के बाद जो है जहांगीर। जहांगीर, इसका एक दूसरा नाम है सलीम, यानी जहांगीर को सलीम के नाम से भी जाना जाता है। इसका शासनकाल कब से कब तक चलता है? तो 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक। ठीक है, अब जो है इसका अगला शासक कौन आता है? ये 5वां नंबर पर जो है ये है जहांगीर के बाद शाहजहां। शाहजहां, इसको एक नाम और है खुर्रम। ठीक है ना, शाहजहां को खुर्रम के नाम से जाना जाता है। इसका शासनकाल कब से? 27 में इसका समाप्त होता है। तो ये 1627 ईस्वी से 1657 ईस्वी तक। ठीक है, ये किसका शासनकाल है? शाहजहां यानी खुर्रम का। इसके बाद जो है प्रारंभिक मुगल का जो सबसे अंतिम शासक है, ठीक है ना, इसका नाम है औरंगजेब। क्या नाम है? औरंगजेब। अब इसका शासनकाल कब से कब तक है? तो 1657 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। ठीक है, ये है प्रारंभिक मुगल काल का अंतिम शासक। ये नहीं कहना है कि मुगल काल का अंतिम शासक कौन है, ये प्रारंभिक मुगल काल के बारे में बता रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि मुगल काल तो उत्तर काल में भी है। ठीक है ना, तो इसमें क्या है कि प्रारंभिक मुगल काल का जो अंतिम शासक है ये कौन है? औरंगजेब। इसे क्या है एक बार फिर दोहरा लेते हैं और जल्दी से याद कर लेते हैं कि बाबर का शासनकाल कब से कब तक है? 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक। फिर है हुमायूं
दूसरा जो है हुमायूं, हुमायूं का शासनकाल क्या है 1530 से 56, इसे दो खंडों में बांटा गया है 1530 से 40 और 1540 से 1555 तक। ठीक है। अकबर का जो शासनकाल है वो 1556 से क्या है 1605 ईस्वी तक। फिर जहांगीर, जिसको सलीम के नाम से जानते हैं, ये 1605 से 1627 ईस्वी तक रहता है। शाहजहां, जिसको खुर्रम के नाम से जानते हैं, ये 1627 से 1657 ईस्वी तक रहता है। फिर औरंगजेब, जिसको 1657 से 1707 ईस्वी तक रहता है। अब इसका जो सीरियल नंबर से याद करने के लिए जो है ये बहुत से ट्रिक लोग अपनाते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए इसका BHAJSA यानी भाजसा। ठीक है। B से बाबर, H से हुमायूं, A से अकबर, J से जहांगीर, S से शाहजहां, A से। इसे और समझने के लिए, अच्छे बेहतर तरीके से समझने के लिए एक और मज़ेदार ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं। जैसे बहू आज शाहजहां रंग में है। ठीक है। बहू आज शाहजहां रंग में है। ठीक है। तो में है यहाँ पर क्या है, ये साइलेंट हो जाएगा। ठीक है। अब इसको देखिए क्या है, बहू आज शाहजहां रंग में है, यानी ब से क्या हो जाएगा बाबर। ठीक है। हु से क्या हो जाएगा हुमायूं, और आ से क्या हो जाएगा अकबर, और ज से क्या हो जाएगा जहांगीर। फिर शाहजहां तो शाहजहां है, रंग का मतलब औरंगजेब, रंग किस में आ रहा है औरंगजेब में। ठीक है। अब ये हो गया सीरियल नंबर से याद करने का ट्रिक, तो इसे हम अपना सकते हैं। इसके बाद फिर क्या है देखना है कि 1657 से 1707 ईस्वी तक जो है औरंगजेब का शासनकाल चलता है। तो 1707 ईस्वी में जैसे ही इसका मृत्यु होता है, ठीक है, तो इसके जितने पुत्र हैं वो पुत्र आपस में क्या करते हैं, ये उत्तराधिकार के लिए लड़ाई करने लगते हैं। ठीक है। जो मुगल वंश के पतन का कारण बनता है। तो आइए देखते हैं औरंगजेब के बारे में कुछ तथ्यों को कि मुगल वंश का पतन किस प्रकार होता है। मुगलों के पतन का कारण, तो सबसे पहला जो कारण है वो क्या है कि खजाना खाली कर दिया जाना। ठीक है, कर दिया जाना। अब इसमें जो खजाना जो खाली कर दिया गया वो किसके द्वारा किया गया था, तो औरंगजेब के पिता जो थे शाहजहां, वो शाहजहां क्या किया था कि ताजमहल बनाने में जो है ना वो पूरा खजाना खाली कर दिया, और जो कुछ बचा था तो उसकी मृत्यु के बाद जो है ये जिम्मेवारी औरंगजेब को दिया गया कि उसे बचाना है। लेकिन ये क्या करता है, ये दक्षिण जो है ना दक्षिण विजय अभियान में क्या करता है, वो भी खजाना ये खाली कर देता है। यानी खजाना खाली करने में किनका हाथ था, तो इनके पिताजी का शाहजहां का और क्या है औरंगजेब का भी था। इसके बाद फिर क्या है कि ये अपने पिता शाहजहां को क्या करता है, अपने पिता शाहजहां, ठीक है ना, शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर देता है। ठीक है ना, आगरा के किले में कैद करना। ठीक है ना, आगरा के किला में अपने पिताजी को कैद कर देता है। और फिर क्या करता है कि ये अपने भाई को मार देता है। ठीक है ना, अपने सभी भाइयों को मार देता है, अपने सभी भाइयों को मार डालता है और राजगद्दी पर बैठता है। ठीक है, राजगद्दी पर बैठता है। अब देखा जाए अगला कारण क्या है, जब ये ऐसा काम करता है तो इसे अपने पुत्र से भी डर हो जाता है। इसे लगता है कि ये जो काम हम कर रहे हैं हो सकता है कि मेरा पुत्र जो होगा हमें भी इसी प्रकार करेगा, अर्थात हो सकता है कि हमें मार डालेगा और गद्दी पर बैठ जाएगा। तो ये क्या करता है, इसे अपने पुत्र से डर होता है और ये अपने पुत्र को क्या करता है, कुशल प्रशिक्षण नहीं दे पाता है।
ठीक है ना, अपने पुत्रों को कुशल प्रशिक्षण नहीं देता है, कुशल प्रशिक्षण नहीं देता है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, जब कुशल प्रशिक्षण नहीं देता है तो इसका जो विशाल जो कहता है कि राजपाट था, विशाल जो किंगडम था, ये क्या है कि वो 21 स्टेट में बटा हुआ था। विशाल राज क्षेत्र, ठीक है ना, ये कितने में बटा हुआ था, ये 21 क्षेत्रों में 21 स्टेट में बटा हुआ था। ठीक है, 21 स्टेट में बटा हुआ था। तो विशाल राज्य क्षेत्र जो है ये नहीं संभल पाता है, ठीक है ना, नहीं संभल पाता है। ठीक है, यानी ये राजपाट बिखर जाता है। और लास्ट में फिर क्या होता है, इसको ये औरंगजेब की मृत्यु जो है वो कब हो जाता है, औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जाती है। ठीक है, हो जाती है। यानी कहने का मतलब मुगलों के पतन होने में कहता है कि औरंगजेब का क्या जिम्मेवारी था, यानी औरंगजेब का इसमें क्या कारण बना। अब इसके बाद देखना है कि औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है, 1707 ईस्वी आ गए हैं हम लोग, 1707 से 1857 चलना है उत्तर मुगल काल में। तो इसके बाद देखना है कि 1707 ईस्वी में जब मृत्यु होती तो इसके बाद जो है ना शासक कौन बनता है। जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तब क्या है कि शासन पर बैठने के लिए यानी राजगद्दी पर बैठने के लिए इसके जो 4 पुत्र होते हैं, तो 4 पुत्र में एक पुत्र जो है वो गायब हो जाता है। तो 3 पुत्रों में क्या है उत्तराधिकारी के लिए वहाँ युद्ध होता है। तो 3 पुत्रों के बारे में हम क्या है कि कुछ तथ्यों को जानते हैं। औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब। अब औरंगजेब के कितने पुत्र हैं, तो औरंगजेब के 4 पुत्र थे। ठीक है ना, ये क्या देख रहे हैं हम लोग, औरंगजेब के पुत्र। औरंगजेब का जो पहला पुत्र था उसका नाम था मुअज्जम। ठीक है, इसका नाम था मुअज्जम। अब दूसरा के नाम क्या है, दूसरा का नाम है आजम, आजम। और तीसरा का नाम है कामबख्श, कामबख्श। चौथा जो है इसका नाम था अकबर। ठीक है, अकबर। ये अकबर कहीं गायब हो जाता है, ठीक है ना, यह कहीं गायब हो जाता है। तो ये उत्तराधिकार की लड़ाई में भाग तो नहीं ले पाता है। अब इन 3 पुत्रों के बारे में हमें कुछ तथ्यों को समझना होगा। तो मुअज्जम जो था ये क्या करता है कि अकबर जो है ना दक्षिण विजय के अभियान में क्या करता है, ये अपने जो पुत्र मुअज्जम है उसको साथ रखता है। ठीक है ना, ये क्या करता है मुअज्जम कि दक्षिण विजय अभियान में, ठीक है, दक्षिण विजय अभियान में ये पिता का साथ देता है। ठीक है, पिता के साथ रहा। ठीक है, तब क्या है औरंगजेब इसे एक उपाधि दिया था, शाह आलम। ठीक है ना, शाह आलम प्रथम की उपाधि प्राप्त करना, उपाधि प्राप्त करना। ये किसके द्वारा, तो अपने पिता के द्वारा। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या है कि जिस समय मृत्यु होता है, ठीक है ना, जिस समय औरंगजेब की मृत्यु होता है 1707 ईस्वी में, तो पिता की मृत्यु के समय, पिता की मृत्यु के समय ये क्या होता है, काबुल का गवर्नर रहता है। ठीक है, गवर्नर था। अब इसका एक पुत्र होता है अजीमुस्सान। इसका पुत्र कौन है, अजीमुस्सान। ये बिहार का सूबेदार था। ठीक है, बिहार का सूबेदार था।
ये कब था सूबेदार? तो 1707 ईस्वी में ही, ठीक है ना, जिस समय औरंगजेब की मृत्यु हुआ था उस समय क्या था, इसके पिता यानी मुअज्जम जो है से काबुल का गवर्नर था और इसका बेटा अजीम उस्सान ये कहाँ है, तो बिहार का सूबेदार था। ये हो गया मुअज्जम से संबंधित कुछ तथ्य। अब देखना है आजम, ठीक है। आजम जो है ये दूसरा पुत्र है। ये क्या होता है कि 1707 ईस्वी से पहले, ठीक है ना, 1707 ईस्वी से पहले ये कहाँ का गवर्नर रहता है, ये मुल्तान का गवर्नर रहता है, ठीक है, मुल्तान का गवर्नर था, ठीक है। और जिस समय इसके पिता का मृत्यु हुआ, ठीक है ना, यानी औरंगजेब की मृत्यु के समय, तो मृत्यु के समय ये कहाँ का था, ये मालवा का सूबेदार था, मालवा का गवर्नर था, ठीक है, मालवा का गवर्नर था। अब क्या है कि यह जो है ना, ये बिहार का भी एक सूबेदार रह चुका था। यह बिहार का सूबेदार भी नियुक्त रहा था, बिहार का सूबेदार भी इसे बनाया गया था। अब जो है काम बख्श के बारे में जानेंगे, ठीक है। काम बख्श क्या था, ये 1707 ईस्वी से पहले, ठीक है ना, ये बीजापुर और हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद का गवर्नर था। अब इसके पिता औरंगजेब ने क्या किया था, पिता के द्वारा दीन पनाह की उपाधि प्राप्त किया था, ठीक है। अब इसके बारे में फिर क्या करते हैं, एक बार दोहरा लेते हैं कि मुअज्जम जो है, मुअज्जम कौन था, तो औरंगजेब का पुत्र था जो दक्षिण विजय के अभियान में औरंगजेब के साथ रहा था। तो औरंगजेब उसे क्या उपाधि दिया था, शाह आलम प्रथम, ठीक है ना। इसका एक ईस्वी था 1676 ईस्वी में, ठीक है ना, 1676 ईस्वी में इसे शाह आलम प्रथम की उपाधि अपने पिता औरंगजेब से प्राप्त हुई थी। अब जिस समय पिता की मृत्यु हो गई तो उस समय कहाँ का गवर्नर था, उस समय एक काबुल का गवर्नर था और इसका बेटा कहाँ का सूबेदार था, तो बिहार का सूबेदार था। अब आइए आजम के बारे में। आजम जो है वो 1707 ईस्वी से पहले वो कहाँ का, मुल्तान का गवर्नर था। और जिस समय कहता है कि पिता की मृत्यु होती है तो पिता की मृत्यु के समय वो कहाँ का गवर्नर है, मालवा का गवर्नर है। और यह जो है बिहार का सूबेदार भी नियुक्त किया गया था। अब काम बख्श के बारे में, तो 1707 ईस्वी के पहले ये क्या है, 1707 ईस्वी से पहले, ठीक है ना, पहले जो है ये बीजापुर और हैदराबाद का गवर्नर था और पिता के द्वारा इसे भी एक उपाधि मिला था, दीन पनाह की उपाधि, ठीक है। और अकबर के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। तो इस तरह से क्या है कि जो क्वेश्चन आता है कि दीन पनाह की उपाधि किसके द्वारा और किसको मिला था, तो औरंगजेब के द्वारा उसके पुत्र काम बख्श को दिया गया था, ठीक है। अब हो सकता है कि 1707 ईस्वी में, यानी जब कहते हैं औरंगजेब की मृत्यु होती है तो मुअज्जम कहाँ का गवर्नर था, आजम कहाँ का गवर्नर था, अब जो है काम बख्श कहाँ का गवर्नर था, ठीक है। अब इसके बाद पिता की मृत्यु के बाद जो है अब ये तीनों पुत्र में जो है ना उत्तराधिकार के लिए लड़ाई होता है, ठीक है ना। अब उसमें क्या होगा कि जो उत्तराधिकार के लिए लड़ाई होगा, कौन अब कहता है कि जीत करके राजगद्दी पर बैठता है, तब शुरू हो जाता है उत्तर मुगल काल। तो आइए अब इसके बाद जो है उत्तर मुगल काल में कौन कौन शासक आता है और उसका शासनकाल कब से कब तक चलता है, उन शासकों का कुछ उपनाम भी दिया गया है, उस उपनाम को जानेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो उत्तर मुगल काल का जो पहला शासक बनता है वो कौन है, बहादुर शाह प्रथम। तो बहादुर शाह प्रथम कौन है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि औरंगजेब का एक पुत्र होता है मुअज्जम। वो क्या करता है कि उत्तराधिकारी के लड़ाई में अपने दो भाइयों को पराजित कर देता है, ठीक है। और दो भाइयों को पराजित करने के बाद क्या है कि ये शासक पर बहादुर शाह प्रथम के नाम से बैठता है,
ठीक है ना। ये बहादुर शाह प्रथम के नाम से वो शासक बनता है, राजगद्दी पर बैठता है और 5 साल तक ये शासन करता है। उसके बाद फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसे क्या कहा गया है, बहादुर शाह प्रथम को शाहे बेखबर के नाम से भी जानते हैं। इसका कुछ और अन्य नाम है, तो क्या करेंगे, जब टॉपिक वाइज पढ़ेंगे एक एक करके तो उसमें हम देखते जाएंगे, ठीक है ना। ये शाहे बेखबर के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब जो है इसके बाद कौन बनता है, जहांदार शाह। यहाँ पर क्या है कि इसको इस तरह से ध्यान में पढ़ते जाना है कि बहादुर शाह, जहांदार शाह, ये दोनों एक साथ आ गया कि बहादुर शाह के बाद कौन आ रहा है, जहांदार शाह। बहादुर शाह का शासनकाल कितना वर्ष, 5 वर्ष चला। और जहांदार शाह का शासनकाल कितना वर्ष, मात्र 1 वर्ष, 1712 से 1713। इसको लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है, लंपट मूर्ख, ठीक है ना। तो लंपट मूर्ख का शासनकाल कब तक चला, 1712 से 1713 तक चला। अब इसके बाद आता है फर्रुखसियर। तो हम लोगों ने क्या किया था, यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने पढ़ा था फर्रुखसियर के बारे में थोड़ा सा, कि क्या करता है कि जब इसकी तबीयत ख़राब होती है तो भारत के कोई भी डॉक्टर जो है ना इसे ठीक नहीं कर पाता है। तो इंग्लैंड के एक व्यक्ति क्या करता है कि इस बीमारी को ठीक कर देता है। तो भारत में मुक्त व्यापार करने का ये आदेश दे देता है, जिसे मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। तो वही फर्रुखसियर है, ठीक है ना। तो फर्रुखसियर को एक उपनाम भी दिया गया है। इसका उपनाम क्या है, इसको घृणित कायर कहा गया है। क्या कहा गया है, घृणित कायर। इसका शासनकाल कब से कब तक है, तो 1713 से 1719 तक है। इसके बाद फिर जो है रफ़ी उद दर्जात और रफ़ी उद दौला, ये देखिए 1719 तक रहता है। 1719 का पूरा कार्यकाल समाप्त नहीं होता है। जैसे ही इसकी मृत्यु हो जाती है तब क्या है कि रफ़ी उद दर्जात को, लेकिन क्या है कि रफ़ी उद दर्जात रफ़ी उद दौला जो बनता है वो कुछ क्षण के लिए बनता है। कहने का मतलब क्या है कि जब रफ़ी उद दर्जात को बनाया जाता है तो टीबी से ग्रसित रहता है, और टीबी से ग्रसित होने के कारण क्या है कि कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद रफ़ी उद दौला को बनाया जाता है, ये भी तपेदिक से मर जाता है। अब इसके बाद 1719 में फिर क्या है कि मोहम्मद शाह को बनाया जाता है। तो मोहम्मद शाह जो है ना इसे रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं। इसका शासनकाल कब से कब तक, 1719 से 1748 ईस्वी तक रहता है। इसका क्या नाम है, रंगीला बादशाह, मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह। अब यहाँ तक फिर से हम लोग याद कर लेते हैं कि सबसे पहले कौन था, बहादुर शाह प्रथम, और उसके बाद जहांदार शाह। उसके बाद फिर कौन था, फर्रुखसियर। फिर 2 गो रफ़ी था, रफ़ी उद दर्जात रफ़ी उद दौला, ठीक है। और उसके बाद फिर कौन आ रहा है, मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह के बाद अब कौन आएगा, देखिए यहाँ पर जो है बहादुर शाह, जहांदार शाह, इसमें कौन है, मोहम्मद शाह, अहमद शाह। तो अहमद शाह कब से कब तक रहता है, 1748 से 1754 तक। अब जितने भी शासक आएंगे वो सब में द्वितीय लगा हुआ रहेगा, है कि नहीं। आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। तो शाह आलमगीर द्वितीय कितना साल तक रहता है, 1754 से 1758। और फिर शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी तक। अकबर कब से कब तक, 1806 से 1837 तक। और 1837 से 1857 तक कौन रहता है, बहादुर शाह द्वितीय। तो बहादुर शाह द्वितीय को क्या कहा गया है, इसको जफर के नाम से भी जानते हैं, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें एक नज़र फिर से देख लिया जाए कि सबसे पहले कौन था, बहादुर शाह प्रथम, और सबसे लास्ट में कौन था, बहादुर शाह द्वितीय। ये भी याद रखना है कि जफर के नाम से किन्हें जाना जाता है, बहादुर शाह प्रथम को कि द्वितीय को। तो द्वितीय को बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं, और प्रथम को क्या कहते हैं, तो शाहे बेखबर। लंपट मूर्ख किसको कहा गया है, तो जहांदार शाह को। घृणित कायर किसको कहते हैं, फर्रुखसियर को। रंगीला बादशाह किसको कहते हैं, तो मोहम्मद शाह को। तो इस तरह से क्या है कि 2-3 बार अगर इसे रिवाइज कर लिया जाए तो सीधा दिमाग में सेट हो जाएगा। अब क्या करना है, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, ये जो उत्तर मुगल काल के जो क्रम से जो शासक हैं, इनके बारे में जो है ना टॉपिक वाइज क्या करना है हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।